हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्रेस। मैं ओम चौधरी आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पे हम आज जो पीवाईक्यूज पढ़ेंगे वो अपना पार्ट नंबर 2 है। किसका? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का। फ्लूइड पढ़ रहे थे हम, उसका पार्ट नंबर 2 है। ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस हो गए वो ठीक है। अब उसी के बाद में हम प्रैक्टिस करते हुए नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं। तो इससे पहले वाला जो पार्ट नहीं देखा आपने तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके देखना, पार्ट 1 देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यू इससे करना है, ठीक है। चलो, तो इसमें बिना देरी के हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पे बोल रहा है टू नॉन विस्कस फोर्सेज, टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड ऑफ द डेंसिटी। एक की डेंसिटी सिग्मा ये रो है और एक की एन रो है, और एन की वैल्यू बोल रहा है ग्रेटर देन ऑफ 1 है, ठीक है। मतलब डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई? एन ग्रेटर देन 1 है, तो ये एन रो, मतलब एक की, तो एक की डेंसिटी ये है, रो है, और एक की डेंसिटी ये है, लिक्विड 1 लिक्विड 2, ठीक है। एक की डेंसिटी रो है, एक की एन रो है, ठीक है। दे आर पुट इन द कंटेनर, द हाइट ऑफ द ईच ऑफ द लिक्विड इज h। दोनों की हाइट कितनी है? h हाइट तक है, ठीक है। दोनों h हाइट तक भरे हुए हैं, ठीक है। और सॉलिड सिलेंडर ऑफ द L लेंथ एंड डेंसिटी d इज इन पुट इन द कंटेनर। द सिलेंडर फ्लोट विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ रो l। ये pl है, ध्यान रखना। लेंथ बोल रहा है कि कोई उसकी जो pl लेंथ है वो है, और p की वैल्यू लेस देन ऑफ 1 है इन द डेंसर लिक्विड। तो डेंसर लिक्विड में उसकी लेंथ इतनी है, ठीक है। तो डेंसिटी d इज इक्वल टू, तो d के बारे में पूछ रहा है कि इसकी डेंसिटी d क्या होगी। देखो इस तरीके से है वो, कि आपका एक कंटेनर है जिसमें दो लिक्विड ऐसे मिक्स वाले हैं। मतलब ये एक कंटेनर है, जो ज्यादा डेंस है वो नीचे ज्यादा बैठ जाएगा, है ना, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। मतलब एन रो जिसकी डेंसिटी, मतलब एन रो किसकी डेंसिटी हुई? इसकी, ये ज्यादा डेंस हुआ, और ये हल्का है आपका, है ना। तो ये हल्का है तो इसकी डेंसिटी कम होगी। इसकी डेंसिटी कितनी है? रो है इसकी डेंसिटी, ठीक है। अब इसमें एक सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंडर इसमें इंसर्ट कर दिया, तो वो यहां पे जाके कुछ ऐसा फ्लोटिंग कर रहा है वो, ठीक है। एल लेंथ का है टोटल, इस सिलेंडर की क्या है? लेंथ एल है। एल लेंथ है जिसमें से पी एल, मतलब ये वाली जो लेंथ है कितनी है? पीएल है, ध्यान रखना। तो ये पीएल लेंथ इसकी इस डेंसर में है, और बची हुई कितनी है? टोटल एल लेंथ का है, तो बची कितनी डिस्टेंस? एल माइनस पीएल। हाँ भाई, ये लेंथ बच गई होगी, एल माइनस पीएल बच गई होगी, क्योंकि पीएल अंदर है। तो टोटल लेंथ कितनी है अपनी? टोटल लेंथ आपकी एल लेंथ थी, ध्यान रखना। तो एल लेंथ में से जो पीएल, ये माइनस कर दो पीएल लेंथ को, तो आपकी बची हुई लेंथ ये आ गई। तो एक फर्स्ट मीडियम में ये आ रहा होगा, ठीक है। और इसकी खुद की डेंसिटी कितनी है? सिलेंडर की डी है, जिसके बारे में हमें पता करना है। अच्छा, ठीक है। अब ये यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, मतलब ये बैलेंसिंग कंडीशन पे आ चुका है, ठीक है। ये इसका जो वेट है, जो mg लग रहा है, वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो ये दोनों लिक्विड है ना, इस पे एक अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहे होंगे ऊपर की तरफ, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा। तो देखो नीचे कौन सा लग रहा है? mg, जो कि बॉडी की वजह से लग रहा है, और ये दोनों अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहे होंगे ऊपर की तरफ, जो क्या होगा? अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स को हम क्या लिखते हैं? याद करो, अपथ्रस्ट फोर्स को क्या लिखते हैं? रो वी जी, है ना। तो रो वी जी, है ना। अब ये v क्या होता था यहाँ पे, या फिर है ना, इसको भी mg लिख लो। बट m में है ना, आपको ध्यान रखना, कितना मास डिस्प्लेस हो गया है उसी उतना वॉल्यूम लेना, मतलब ये वॉल्यूम ही लेना है, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, सेम है, ध्यान रखना, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया इसमें भी a है, इसमें भी a है, ये मान लो, ठीक है। अब इसमें जो बॉडी, जो डेंस ज्यादा है, इस वाले की वजह से मैं अपथ्रस्ट फोर्स लिखूं, तो देखो रो वीजी में रो क्या लिखूंगा? रो लिखूंगा एन रो, और v क्या लिखूंगा? अब वॉल्यूम को क्या लिखते हैं हम? एरिया इंटू लेंथ, है ना। तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही है। लेंथ कितनी लिखूंगा मैं? लेंथ लिखूंगा भाई इसमें ये वाली, क्योंकि इसकी लिख रहे हैं ना, तो पीएल, तो पीएल लिखूंगा मैं यहाँ पे, पीएल, और जी आपका ग्रेविटी है ही, ठीक है। तो ये अपथ्रस्ट फोर्स आ गया मेरा, ठीक है। अपथ्रस्ट फोर्स एक आ गया हमारा, ठीक है। अपथ्रस्ट फोर्स आ गया हमारा एक। इसकी वजह से, इस वाले लिक्विड की वजह से भी अपथ्रस्ट फोर्स लिखो, ठीक है। तो अपथ्रस्ट फोर्स 2 लिखेंगे हम, वही। अब इसकी डेंसिटी कितनी है? इसकी डेंसिटी है रो, तो इसकी डेंसिटी रो आ गई। इसकी लेंथ कितनी है?
अब इसका वॉल्यूम लिखेंगे ना हम, तो वही एरिया इंटू लेंथ लिखना पड़ेगा हमें। तो एरिया ए ही है यहाँ पे, ठीक है। और लेंथ कितनी है, लेंथ है एल माइनस एल रो, एल माइनस एल पी, एल माइनस एल पी ये लेंथ है इसकी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका एरिया हो, ये वॉल्यूम हो गया, और जी ऐसे एज इट इज, तो ये लिखेंगे हम। अब इन दोनों का सम हमारा mg के बराबर है, तो ध्यान रखना जो भी अपथ्रस्ट फोर्स आ रहा है ना आपका, अपथ्रस्ट फोर्स 1 और अपथ्रस्ट फोर्स 2, दोनों का सम हमारा mg के बराबर होगा। mg कौन सा, ये जो बॉडी इसको ग्रेविटी नीचे लेके जा रही है, ध्यान रखना, जिसको बोल रहे हैं हम fg, है ना। तो mg के बराबर हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिखे mg बराबर, ये दोनों का अपथ्रस्ट फोर्स, दोनों लिक्विड्स का अपथ्रस्ट फोर्स कितना है, दोनों को सम कर दो। तो देखो इसको लिखेंगे हम n रो a p l g, और इसको लिखेंगे हम रो a l माइनस l p g, और ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब इसको, इसका मास, इसका मास, इसके मास को भी लिख सकते हो, क्योंकि मास इक्वल टू, तुम्हें पता है मास इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम, मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता था, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इधर गया तो डेंसिटी से, तो रो वी लिखते हैं हम मास को, है ना। अब यहाँ पे बॉडी की डेंसिटी क्या है, डी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी इंटू वी, हाँ भाई डी इंटू वी लिखेंगे। और वी, वी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को भी क्या लिख सकते हो, डी इंटू ए इंटू एल, पूरा लेंथ लिख सकते हैं ना इसका, ये वॉल्यूम लिख सकते हैं इसका बॉडी का। तो ये बॉडी के लिए ही ध्यान रखना, बॉडी हमारी क्या थी, सिलेंड्रिकल थी, सिलेंडर में कितना एल लेंथ था इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, तो इसका वॉल्यूम लिख दिया। तो ये एम मास किसका, ये बॉडी का, ध्यान रखना। तो बॉडी का मास यहाँ पे, तो एम की वैल्यू रख दो, डी ए एल इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले सकते हो तुम, यहाँ पे रो जी ए, रो जी ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो रो जी ए कॉमन ले लो, तो रो जी ए कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। और यहां से भी एल भी कॉमन ले सकते हो, देखो यहां से एल बाहर आ जाएगा, देखो यहां पे भी एल है, यहां पे भी एल है, तो एल बाहर आया, तो एल इसमें भी, तो एल भी कॉमन ले सकते हो। तो अंदर कौन कौन बचा हमारा, अंदर बचा एन, एन बचा इसमें, एन पी, एक तो एन पी बच गया हमारा, प्लस इसमें कौन बचा हमारा, इसमें ये बाहर एल बाहर, यहां पे बचा 1 माइनस पी, 1 माइनस पी बचा है बस, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास। अब यहां पे देखो ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, ठीक है। तो ये आया हमारा, और यहाँ पे जी भी साथ था, ध्यान रखना, ये जी भूल गए यहाँ पे, तो ये जी, तो जी से जी भी कट जाएगा, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी डेंसिटी है हमारी बॉडी की, तो यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी, ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, तो ये देखो यहाँ पे P और P है ना, तो NP प्लस 1 माइनस P, इसमें चाहे से P भी कॉमन ले सकते हो। तो देखो आंसर कौन सा मैच हो रहा है, इनसे आंसर कोई मैच होता हुआ नहीं दिखा रहा है, तो इसमें P भी कॉमन ले लो, देखो तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे P कॉमन ले लो एक बार, तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला रो, यहाँ पे 1 को पहले लिख दो, 1 प्लस फिर P कॉमन ले लो, तो P कॉमन लेते हैं हम, तो क्या बचता है n माइनस 1, इस तरीके से आपकी D की वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब देखो किस में मैच हो रहा है, ये इसमें मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो 1 n-1 और P और रो मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें C, ध्यान रखना। और मैं कई बार बोला हूं कि 2016 का नीट का पेपर काफी अच्छे लेवल का आया था, है ना, तो उसमें मतलब कट ऑफ भी 600 भी नहीं गई थी, 590 के आसपास कट ऑफ गई थी, है ना, तो वो अच्छा खासा पेपर था, उसी के ये क्वेश्चन से ध्यान रखना। मैं हर चैप्टर में 2016 का क्वेश्चन जरूर याद करता हूं, है ना, तो ये ध्यान रखना, ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ऐसे ध्यान रखना है आपको, इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे ये AIPMT में आया हुआ है, देखो क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है अप्रोक्स डेप्थ ऑफ ओके, ये देखो एक सी की कितनी ये डेप्थ दे रखी है, ये दे रखा है लगभग 2700 मीटर के आसपास इसकी डेप्थ दे रखी है, मतलब हाइट दे रखी है ना सरफेस से। और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर, कंप्रेसिबिलिटी वाटर की कंप्रेसिबिलिटी है ना, वाटर की कंप्रेसिबिलिटी है 45.4 इंटू 10 की पावर -11 पास्कल इनवर्स, ठीक है। पास्कल इनवर्स मतलब पर यूनिट
प्रेशर, इसका मतलब हो गया इसकी कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है लेकिन पर यूनिट प्रेशर दे रखी है, पास्कल यूनिट का मतलब पर यूनिट प्रेशर दे रखा है आपको, डेंसिटी दे रखी है आपको, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है 10³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, डेंसिटी भी दे दिया। व्हाट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ द वाटर, अच्छा वही कंप्रेशन ऑफ वाटर पूछ रहा है एक तरह से, ध्यान रखना। तो इसका फ्रैक्शन पूछ रहा है कि कितनी कंप्रेसिबिलिटी होगी आपकी, तो कंप्रेशन पूछ रहा है तो देखो पी हटाना पड़ेगा, पी से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका कितना, इसका मतलब प्रेशर निकाल लो। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है रो जी एच, तो रो जी एच तीनों है क्या, रो जी एच वाटर सरफेस से, मतलब किसी भी सी लेवल से हमें उसका प्रेशर देखना होता है, तो हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हाइट से कितनी हाइट तक आपका, किस पॉइंट पे, कितनी हाइट पे नीचे जाके प्रेशर आप ढूंढ रहे हो, ध्यान रखना। तो पीएच किसी भी हाइट पे प्रेशर के लिए फॉर्मूला पी रो जी एच, यहां से पी पता चल जाएगा, ठीक है, तब जाके तुम कंप्रेसिबिलिटी निकाल पाओगे, क्योंकि ये कंप्रेसिबिलिटी क्या दे रखी है, पर यूनिट प्रेशर दे रखी है, ध्यान रखना, ये प्रेशर पर यूनिट प्रेशर दे रखा है, इसका मतलब प्रेशर चाहिए हमें पहले, देन उसके बाद में कंप्रेसिबिलिटी पता कर सकते हैं। तो ये कितना है, रो है 10³ जी आपका 10, एच है आपका 2700 मीटर में है सब, ठीक है, तो पी निकल जाएगा ऐसे, पी कितना आया देखो 3 4 5 6 है ना, तो 27 इंटू 10⁻6 इतना पास्कल आ गया ये, ठीक है, ये प्रेशर आ गया। तो कंप्रेसिबिलिटी इसका पता ना आपको, तो कंप्रेसिबिलिटी पर यूनिट प्रेशर दे रखा है, ध्यान रखना, पर यूनिट प्रेशर दे रखा है आपको, तो इस प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंप्रेसिबिलिटी पता चल जाएगी, मतलब जो भी यूनिट है ना उसको कंप्रेसिबिलिटी जो भी है, तो कंप्रेशन पता चल रहा है, कंप्रेसिबिलिटी मल्टीप्लाई प्रेशर कर दो यहाँ पे, और प्रेशर आपका दे रखा है आपको। तो ये थोड़ा सा एक स्पेशल कंडीशन थी आपकी जो आपको पता रखना, भाई कंप्रेशन निकालना है तो प्रेशर पर यूनिट प्रेशर दे रखा है, तो प्रेशर का मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए प्रेशर हमें निकालना पड़ा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी कंप्रेसिबिलिटी है 4.5 इंटू 10⁻11 इंटू प्रेशर है आपका 27 इंटू 10⁻6, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा। तो देखो इसमें 45 और 27, तो लगभग 45 और 27 लगभग, इसको ऐसा मान ले हम कि 40 एंड उसमें थोड़ा, इसमें कम नंबर कर दिया उसमें थोड़ा बढ़ा दिया, तो मान लो लगभग 30, तो 1200 के अराउंड आ रहा होगा इसमें, 1200 के अराउंड मान के चले, अप्रोक्स लेके चले हम 1200 के अराउंड, हाँ ठीक है। तो इसमें दिखता सा आ रहा है, और 10⁻11 में से ये गया तो 5 है ना, तो यहाँ पे इसका लगभग निकाल रहा हूं मैं, ध्यान रखना कि 1200 इंटू 10⁻11 में से 6 गया तो माइनस का 5 है ना। अब यहाँ पे भी 3 छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 1.2 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, -3, 3 कम हो गया ना, तो -2 तो 1.2 10 की पावर सी आंसर आ जाएगा इसमें लगभग। और अप्रोक्स आएगा ऐसा नहीं है, मैंने देखो लगभग अप्रोक्स निकाला ना, जिसको मल्टीप्लाई करोगे अराउंड 1200 के आसपास आ रहा है, इसलिए मैंने यही देख लिया, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1400, यहाँ पे 800 है, तो ये 1200 के, तो 1.2 इंटू 10 की पावर -2, तो सी आंसर आ गया आपका। तो अप्रोक्सीमेशन भी लगाना आना चाहिए आपको, ताकि तुरंत आप क्वेश्चन कर सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ mass m, the density d when dropped in a container filled with the glycerin become constant after the some time, ठीक है। the density of the glycerin divide to, okay, the viscous force acting on the ball will be, okay। तो देखो ये बोल रहा है एक ग्लिसरीन का भरा हुआ एक कंटेनर है, जिसमें एक बॉल कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, पहले छोटा था, जब 0 से छोटा था, फिर धीरे धीरे बड़ी होगी, तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो 2/9 r²g, ठीक है, डिवाइड में नीटा, मतलब ये विस्कोसिटी, इनटू रो माइनस सिग्मा, जिसमें रो होता है आपका बॉडी की डेंसिटी, और ये लिक्विड की डेंसिटी, जिस लिक्विड में हमने डाला है, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है हमेशा कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहां पे वो बोल रहा है, अच्छा विस्कोसिटी का, ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, अच्छा विस्कोसिटी, इसमें विस्कस फोर्स पूछ रहा है, वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, विस्कस फोर्स पूछ रहा है। तो देखो विस्कस फोर्स के लिए तुम्हें पता होना चाहिए
कि आपके पास क्या क्या गिवन होना चाहिए। देखो विस्कस फोर्स एक्चुअल में जैसे नीचे गिर रहा है ना, तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, अब थ्रस्ट फोर्स ऊपर और विस्कस फोर्स ऊपर, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है, बोल सकते हैं हम Fg नीचे की तरफ है ना, और अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ, बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं, और विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि Fg इक्वल टू Fb प्लस Fv। ये क्या है, विस्कस फोर्स, ये क्या है, बियॉन्ड फोर्स, ठीक है, और ये क्या, ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे जा रही होती है तो वो दोनों ऊपर लग रहे होते हैं, है ना। हमें ये पूछा है, ये हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है। कैसे गिवन है, देखो यहाँ पे ये है mg, ठीक है, और ये इसकी डेंसिटी दे रखा है dy2, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं हम ρvg, है ना, इसमें इसको ρvg लिखते हैं, ध्यान रखना, वही m की जगह हम ρvg। तो इसमें जो रो होता है ना वो लिक्विड का होता है, ध्यान रखना, और वॉल्यूम होता है बॉडी का। ये बियॉन्ड फोर्स में मैंने कई बार बोला है आपको कि ρvg याद रखना है बियॉन्ड फोर्स के लिए, जिसमें वॉल्यूम तो बॉडी का और डेंसिटी लिक्विड की, ध्यान रखना, है ना, जी तो कांस्टेंट है। तो ये बियॉन्ड फोर्स में ये चीज ध्यान रखनी है आपको, प्लस Fv आपको निकालना है। अब ये बोल रहा है डेंसिटी जो है ना वो इसमें बॉडी में है ना d है और इसमें dy2 है, तो इसकी डेंसिटी भी हम लिख सकते हैं। देखो mg को क्या लिख सकते हैं, ρv, तो यहां पे d लिखेंगे हम, d इंटू वी इंटू जी, और इसमें इसकी डेंसिटी कितनी है लिक्विड की, ρl कितनी है, dy2 इंटू वी तो वॉल्यूम है, दोनों में कांस्टेंट है, ध्यान रखना, बॉडी का लेते हैं दोनों में वॉल्यूम, और जी ये है इक्वल टू Fv। अब ये विस्कस फोर्स हम निकाल सकते हैं कैसे, देखो क्या हुआ आपका, यहां पे इसको बोल सकते हैं हम mg, और इसको भी हम बोल सकते हैं mg, या फिर अभी माइनस कर लो कि ρvg माइनस ρvg में से ये ρvg/2 माइनस कर दो इक्वल टू Fv, है ना। तो विस्कस फोर्स निकल के आ गया dvg/2 Fv इक्वल टू, अब dvg की फॉर्म में तो है नहीं क्योंकि v तो हमने कांस्टेंट, ये है वॉल्यूम है अपना, है ना, तो इसको mg बोल सकते हैं, तो यहाँ पे mg/2, तो ये आपका विस्कस फोर्स आया, ध्यान रखना, ठीक है। तो विस्कस फोर्स निकालने के लिए बियॉन्ड फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का यूज करके निकाल लिया मैंने, समझ गए। तो ये तरीके याद रखो आप, ये इक्वेशन हमेशा याद रखो कि इससे निकाल सकते हैं, और इसी का यूज करके ये रिलेशन निकाला हुआ है कि किस वेलोसिटी से वो नीचे जारी होती है, ध्यान रखना, टर्मिनल वेलोसिटी, इसी का डेरिवेशन है बोर्ड में, तो उसी डेरिवेशन से ये फॉर्मूला निकल के आता है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट अच्छा ये देखो अभी लास्ट में जो फॉर्मूला बता रहा था उसी से ये क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा था ना मैं लास्ट वाली स्लाइड में कि टर्मिनल वेलोसिटी 2y9 r स्क्वायर g अपॉन विस्कोसिटी इनटू रो माइनस सिग्मा, जी सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी और ये बॉडी की डेंसिटी ये होती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आता है ना। यहाँ पे बोल रहा है दो स्मॉल स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, जिनके इक्वल मास है, मास इक्वल है, और सेम मटेरियल से डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, जिसमें एक की डेंसिटी ρ1 है और एक की डेंसिटी ρ2 है। ρ1 ρ2 के बीच में भी रिलेशन दे रखा है। तो एक मीडियम और मतलब एक तो एक स्पेरिकल बॉल एक है और दूसरी स्पेरिकल बॉल, तो इसका मास भी है ना बराबर बराबर है, मास दोनों में बराबर है। डेंसिटीज इसकी ρ1 है और इसकी ρ2 है, जहां पे ρ1 ρ2 में रिलेशन दे रखा है आपको कि ρ1 इक्वल टू 8 ρ2 है, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है उनकी रेडियस, उसकी रेडियस r1 है आपकी 1 mm एंड r2 है आपकी 2 mm, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ठीक है। और दे आर मेड ऑफ फ्री फॉल वर्टिकल इन द विस्कस मीडियम, द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी इज n, दोनों में विस्कोसिटी भी n ही है, देना ध्यान रखना है आपको ना। और जिसकी डेंसिटी, अब ये मीडियम की बातें हो रही, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट की बात तो ऊपर तक ही होगी, ये मीडियम की है जिस लिक्विड में जा रहा है, तो ये लिक्विड की बात हो रही है, लिक्विड में डेंसिटी ये विस्कोसिटी है, और उसकी जो डेंसिटी है जो d मान लो, है ना, या फिर ρl मान लो, तो लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 0.1 सिग्मा 2, ये ρ2, ध्यान रखना है। तो ये लिक्विड की बात हो गई। अब बोल रहा है द रेशियो ऑफ दियर टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, इसकी भी टर्मिनल वेलोसिटी, इसकी भी टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो पता करना है अपने को, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा ये रेडियस वेरी कर रही है और डेंसिटी वेरी कर रही है। तो देखो मैं पहले इस पहले वाले फर्स्ट मीडियम की डेंसिटी ये वर्टिकल ये वेलोसिटी लिखूं, मैं टर्मिनल वेलोसिटी लिखूं तो v1 लिखूंगा मैं, v1 इक्वल टू क्या लिखूंगा 2y9
कभी भी जब भी मैंने बोला कि जब भी रेशियो पूछा जाए तो रेशियो में आपको क्या करना है, जब भी रेशियो दे तो दोनों का इक्वेशन लिखो, दोनों को डिवाइड दे दो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा जो भी आना है। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें साफ साफ दिख रहा है, आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा और सिग्मा। अब यहाँ पे ना बॉडी की डेंसिटी होती है, अब बॉडी 1 ले रहा हूं मैं, तो बॉडी 1 ले रहा हूं तो इसकी डेंसिटी क्या है, ρ1 है। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है सिग्मा, सिग्मा क्या है डी है 0.1 ρ2, 0.1 ρ2 हो गया आपका। ठीक है, ये फर्स्ट की हो गई। अब सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड की वेलोसिटी भी ऐसे लिखूंगा 2y9। अच्छा यहाँ पे r1 आ रहा है ध्यान रखना, तो यहाँ पे r2 आएगा, r2 का स्क्वायर g और ईटा सेम है, विस्कोसिटी सेम है। सेकंड मीडियम का ρ2 है, तो ρ2 माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी 0.1 ρ2, ये आ गया है। अब इसमें क्या करना है अपने को, दोनों की इक्वेशन आ गई, तो दोनों की इक्वेशन को क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अपने आप ही जो आंसर आना है वो आ जाएगा। तो देखो v1 अपॉन v2 इक्वल टू 2y/9, ये उड़ गया, ये सब चीजें उड़ गई आपकी, और यहाँ पे g भी उड़ गया है। ठीक है, बचा क्या हमारा r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। ठीक है, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में यहाँ पे बचा हमारा ρ1 0. अच्छा ρ1 को भी देखो क्या लिख सकते हो, ρ1 को लिख सकते हो 8 ρ2, तो 8 ρ2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इनटू, क्योंकि ρ2 आ रहा है, देखो ρ2 है ना, तो इसको भी ρ2 की फॉर्म में कर देते हैं हम, तो ये मैं क्या लिखूंगा 0.1 ρ2। ठीक है, ये ρ2 लिख दिया भाई, डिवाइड में यहाँ पे ρ2 है माइनस 0.1 ρ2, ये आ रहा है। अब देखो R1 यहाँ पे mm में है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी mm है, ये भी mm है, रेशियो में हमेशा कट जाता है, तो mm को मिलीमीटर में करने की जरूरत ही नहीं है आपको, डायरेक्ट रखो। तो यहाँ पे क्या है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और यहाँ पे है 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। इधर कितना बचा, 8 में से 0.1 गया तो कितना बचा 7.9 ρ2, और डिवाइड में क्या बचा, एक ρ2 में से 0.1 ρ2 गया तो 0.9 ρ2 है ना, पॉइंट से पॉइंट हटा तो ये बन गया हमारा 79 और ये बन गया हमारा 9, ρ2 कट गया हमारा, तो 79 डिवाइड बाई 9 इंटू 4 36। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा होगा, तो ये आंसर जिसमें मैच हो रहा है वो आपका आंसर है। समझ गए, डी आंसर आएगा इसमें। समझ गए, कुछ नहीं किया मैंने, जो भी डेटा था उसको पहले कलेक्ट किया, उसके बाद में मेरे को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला रखा, रेशियो पूछ रहा है 2 बार लिखा, डिवाइड किया, आंसर आ गया। समझ गए, तो ऐसे ही आपको करना है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर देखो, ए स्मॉल होल ऑफ एरिया of cross section 2 mm square is present in a near the bottom of the fully filled open tank of 2 meter taking G10 or the ratio of the flow। okay, ठीक है, ये बोल रहा है देखो कि एक कोई वाटर टैंक है आपका, जिसके नीचे यहाँ पे होल है, ठीक है, और वहां से फ्लो निकल रहा होगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी से। ठीक है, तो इसकी रेट पूछ रहा है वो, मतलब इसके डाउन होने की रेट बोल सकते हो या इधर निकलने की रेट बोल सकते हो। ठीक है, तो रेट पूछ रहा है किसका, फ्लो का, रेट ऑफ फ्लो पूछ रहा है वो आपसे। तो रेट ऑफ फ्लो का मतलब समझो आप, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में A1V1 ही आपका क्या होता था, रेट ऑफ फ्लो होता था, है ना, A1V1। तो यहाँ पे Q इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ A1V1, है ना, तो इसी को लिखो A1V1, ये एरिया है इसका, और यहाँ पे वेलोसिटी V1 है। A2V2 भी है, लेकिन V2 लगभग 0 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओपन एंडेड है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये कैसे न कैसे नीचे की तरफ जा रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा, इसमें पूरा का पूरा वेट एक फ्लो से निकल रहा होगा। और मुझे पता है कि यहाँ पे h हाइट से h हाइट तक भरा हुआ है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती थी वो याद करो क्या आती थी, √2gh। जितनी हाइट तक वाटर भरा हुआ है उसके ऊपर ही डिपेंड करती थी वेलोसिटी, है ना, कम हाइट है तो कम वेलोसिटी होती थी, ज्यादा हाइट है तो ज्यादा वेलोसिटी होती थी, √2gh, वेलोसिटी इक्वल टू √2gh। तो हमारे पास वेलोसिटी भी है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी है, आंसर आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, और रेट ऑफ फ्लो ही पूछ रहा है हमें से, है ना, और यहाँ पे जो एरिया है वो क्या है 2 mm का स्क्वायर है,
है ना। हमें पता है कि 1 मीटर में कितना होता है, 10 की पावर 3 मिलीमीटर होता है ना। तो यहाँ पे इसका क्यूब करो, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा ये, है ना। माइनस में ध्यान रखना, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा इसका। इसकी फॉर्म में निकाल लिया हमने, 2 इंटू 10 की पावर -6, देखो बड़ी यूनिट में कन्वर्ट किया है इसलिए। तो ये एरिया आ गया आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया। वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी कैसे निकालोगे, v इक्वल टू √2gh, 2gh करके, 2 है g 10 ले लो, h आपकी कितनी है 2 मीटर, 2 मीटर है, 2 बाहर आ गया, √10 रह गया, √10 लगभग 3.1 के अराउंड होता है, क्योंकि √9 कितना होता है 3 होता है, तो 3.1 के आसपास मान सकते हैं √10 को, है ना। तो √3.1 के अराउंड ले लो, अप्रोक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a1 v1 दोनों आ गए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 और v कितना अपना ये 2 इंटू 3.1, ये मीटर पर सेकंड में ही था, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 के अराउंड जो भी आंसर आ रहा है ना वो आपका आंसर है 10 की पावर 6, हाँ भाई 12.6 इंटू 10 की पावर -6। तो ये आपका डिस्चार्ज आ गया, आपका ध्यान रखना। तो ये आ रहा है ये वाला डी आंसर आएगा भाई इसमें, ये ध्यान रखना, समझ गए ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं भाई। चलो नेक्स्ट, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखो ये 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए स्मॉल स्पेयर ऑफ द रेडियस आर फ्लो फ्रॉम द रेस्ट इन ए विस्कस लिक्विड, as a result heat is produced due to viscous force. The rate of production of the heat when the sphere attains its terminal velocity is directly proportional. अच्छा ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझो, ऐसा नहीं है टर्मिनल वेलोसिटी r स्क्वायर, आंसर नहीं होगा, क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है ना वहां पे r स्क्वायर टर्मिनल वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है r स्क्वायर की, नहीं ऐसा नहीं होगा भाई। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है वो, ए स्मॉल स्पेयर ऑफ द रेडियस r रेडियस का है, फॉल फ्रॉम द कहां से हो रहा है, रेस्ट से, और विस्कस लिक्विड में हो रहा है, ऐसा नहीं नॉर्मल लिक्विड में, विस्कस में है ना। तो हीट प्रोड्यूस, हीट के बारे में पूछ रहा है, ध्यान रखना वो, ठीक है, कि हीट प्रोड्यूस कितनी होगी ड्यू टू विस्कस फोर्स, ड्यू टू विस्कस फोर्स के दौरान कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही होगी वो पूछ रहा है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द हीट व्हेन स्फीयर अटेन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करने से पहले पहले कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्या रेट रह रही होगी उसकी, है ना। तो हीट पूछ रहा है वो, ध्यान रखना। तो हीट किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, तो देखो यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे लाइक dq अपॉन dt, हीट का रेट ऑफ हीट, मतलब ये हीट है, क्यू हीट है, dq अपॉन dt, dq अपॉन dt एक तरह से क्या हुआ, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम आपका प्रेशर, ऐसे पावर ही तो बोलते हैं उसको, क्यू अपॉन टी, एनर्जी अपॉन टाइम को एक तरह से, तो वही पूछ रहा है एक तरह से। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट वी, याद करो प्रेशर को एफ डॉट वी लिखते हैं, है ना। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी, है ना। तो यहाँ पे एफ और वी, अब ये वी वेलोसिटी होनी चाहिए हमारी, वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी तुम्हें पता है, यहाँ पे है मास इनटू इसका m इंटू ए, या फिर फोर्स, फोर्स देखो फोर्स यहाँ पे कौन सा है बेटा, विस्कस फोर्स, ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स है और टर्मिनल वेलोसिटी है, दोनों की चीजें याद रखो। विस्कस फोर्स स्टोक्स लॉ में अपने को पता है, लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने देख रहे थे, क्या फॉर्मूला आ रहा था हमारा, 6 पाई नीटा आरवी, है ना, ये फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। और एक ओनली वी यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। और ये वी टी कौन सा है, टर्मिनल वेलोसिटी आएगी जब इसमें अंदर आ रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 पाई नीटा आर वी इंटू वी, तो वी स्क्वायर हो गया हमारा। तो देखो जो आपकी रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है जो किसके प्रोपोर्शनल रहेगी आपकी, अपने आप पता चल जाएगा, 6 पाई एन आर वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन नीटा इंटू रो माइनस सिग्मा। तो इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो 6 पाई एन आर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन एन रो माइनस सिग्मा।
ठीक है, इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो देखो हमें dq अपॉन dt और r के बीच में रिलेशन चाहिए। ध्यान रखना, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है हमें, सिर्फ किसके बीच में, dq अपॉन dt और r के बीच में रिलेशन पता करना है हमें। तो देखो यहाँ पे r कहाँ पे है, ये रहा, और एक r ये रहा हमारा, है ना। तो हम प्रोपोर्शनल का साइन ले लेते हैं, इसका सारा सब कुछ, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, देखो सबके सब, ये डिपेंड कर रहा होगा r पे। तो एक तो r यहाँ पे है इंटू ये r का स्क्वायर, r की पावर कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये कितना हो गया, r की पावर 5। तो dq अपॉन dt किसके प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, r की पावर 5 के। तो ध्यान रखना आंसर बी नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा, ए होगा। कई बच्चे सोचे होंगे फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी 2y9 r स्क्वायर होती है, तो r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अभी तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, अब देखो एक दो क्वेश्चन नॉर्मल भी आएंगे, ऐसा नहीं है। A wind with the speed of 40 meter per second blow parallel to the roof of the house. The area of the roof is 250 meters square. Assuming that pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force. तो ये बोल रहा है कि एक छत है, उसके नीचे है ना, ऊपर की तरफ हवा चल रही है, ठीक है, और उसकी हवा में उसका एरिया कितना है, छत का एरिया ये है, और उसके ऊपर 40 की स्पीड से हवा चल रही है ना, और नीचे जो रूफ के नीचे है वहां पे लगभग प्रेशर मान सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अराउंड, है ना ये। तो वो बोल रहा है कि उसमें एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, है ना, कि हो सकता है ऊपर से प्रेशर लग रहा हो सकता है नीचे से प्रेशर लग रहा हो। प्रेशर में तो थोड़ा सा ही वेरिएशन आया और प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाता है, जब तक इक्वल प्रेशर है तब तक इक्वल रहता है सारा सब कुछ, थोड़ा सा भी वेरिएशन आया और वहां पे चीजें चेंज होने लग जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। और कई बार देखा होगा आपने भी, है ना, कि कई बार जैसे गाँव में क्या होता है, आंधी वगैरह आती है ना, तो कई घर के छज्जे उड़ जाते हैं ना, जबकि वो तो चारों तरफ से रखे होते हैं, हवा तो ऐसे चली जानी चाहिए होती है, लेकिन होता क्या है, अंदर की साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो लग रहा होता है, और ऊपर की साइड, इधर की साइड कम हो जाता है, अंदर की साइड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से वो भप उड़ जाता है, ध्यान रखना ऐसे, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, ध्यान रखना। तो इस तरीके से है कि उसकी जो छत है उसमें स्पीड से वहां पे जो भी हवा चल रही है उसकी वेलोसिटी है, और जो भी उसका एरिया है वो है। तो मैं इसी पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं बर्नौलीज थ्योरम की इक्वेशन के अकॉर्डिंग लगाऊं तो इन्हीं दोनों पॉइंट पे, अंदर की साइड और आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड, है ना, इस पे ही बात करूं मैं। तो प्रेशर की इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं, देखो पहला वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों के हिसाब से लिखता हूं मैं, ठीक है। P फर्स्ट आउटसाइड और P2 ये सेकंड पॉइंट हमारा इनसाइड। तो P1 प्लस रो GS तो है ही नहीं, H तो है ही नहीं, जीरो है यहाँ पे, तो फिर दूसरी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी लिख लिया। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा, हाफ रो V1 का स्क्वायर, वेलोसिटी की बात हो रही है तो, है ना, प्लस रो GS तो हट गया, जीरो हो गया। फिर दूसरे पॉइंट के लिए ऐसे लिखूंगा कि P2 अंदर की साइड P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, है ना, अंदर की साइड। तो ऐसे दोनों पॉइंटों पे लिख लिया, 1 और 2 पे, दोनों पे, ठीक है। अब यहां पे देखो मेरे को पता करना है टोटल फोर्स एक्सर्ट, तो फोर्स पता करना है तो प्रेशर में डिफरेंस पता कर लो, क्योंकि फोर्स के लिए क्या लिखोगे तुम, फोर्स जब भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर कितना है, मतलब वही जैसे बाहर अंदर है, अंदर प्रेशर ज्यादा है तो P2 माइनस P1 करोगे तुम, P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई जो भी एरिया है, कितने एरिया पे लग रहा है वो, है ना, जो भी छत का एरिया है तुम्हारा वो। तो यहां से पता करोगे तुम एक्सर्टिंग फोर्स कि कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो यहां पे P1 P2 का डिफरेंस देखो, तो P1 P2 का डिफरेंस देखो कि देखो ये P1 उधर गया तो ये आया P2 माइनस P1, और ये इधर आया तो हाफ रो कॉमन ले लिया मैंने, तो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब अंदर तो कोई हवा ही नहीं है ना, उसकी तो वेलोसिटी जीरो है आपकी, और ऊपर की साइड वेलोसिटी है कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रूफ का एरिया है 250, ये दे रखा है आपको, और एयर डेंसिटी मतलब ये देखो ये दे रखा है आपको,
P इक्वल टू P एयर का 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ओके। तो यहां पे ये निकल जाएगा P1 माइनस P2 निकल जाएगा। P1 माइनस P2 कैसे निकलेगा, देखो हाफ P दे रखा है, ये रो दे रखा है 1.2, ये 1.2 दे दिया भाई। वेलोसिटी अपने को 40 दे रखा है, तो 40 का स्क्वायर कर दो, माइनस ये तो इसकी तो वेलोसिटी नहीं है, इनसाइड द रूफ अपने कुछ वेलोसिटी है ही नहीं एयर की, तो P2 माइनस P1 की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, कितनी आएगी, ये आ गई 0.6 और 40 का स्क्वायर 1600 मल्टीप्लाई 0.6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये आया है आपका P2 माइनस P1, ठीक है। इसमें अप्लाई करो तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, चेंज इन प्रेशर अपना ये है पूरा 1600 इंटू 0.6 इंटू ए, एरिया है 250, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, सम एमकेएस में वैल्यूज है, तो यहां से आपका आंसर आएगा। और ये किधर की साइड लगेगा ये भी ध्यान रखना। अब देखो प्रेशर कहां पे ज्यादा आ रहा है, P2 पे, है ना, P2 मतलब इनसाइड, अंदर की साइड से प्रेशर ज्यादा है, P2 ज्यादा प्रेशर मान रहे, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आई नहीं है ना, तो ध्यान रखना है। अदरवाइज हम P1 ज्यादा मानते तो ये नेगेटिव आ रहा होता, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाता, जो हमने डायरेक्शन मानी वो उल्टा माना है। तो P2 ज्यादा मान रहे हैं, अंदर की साइड प्रेशर ज्यादा मान रहे हैं, अंदर की साइड प्रेशर ज्यादा मान रहे, तो फोर्स किधर लगेगा, अप साइड में, तो अप साइड में आएगा, ध्यान रखना। तो अप साइड में ये दोनों है, इन दोनों में से एक आंसर आने वाला है आपका, डिपेंड करेगा, आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से आपको पता चल जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई करके देखना, लगभग ये सी आंसर आ रहा होगा इसका 2.4 के अराउंड, क्योंकि 250 और 1600, ठीक है, ठीक है, हाँ यही आ रहा है, हमारे एक स्टूडेंट ने जवाब दिया यहां से, चलो ध्यान रखना, तो इसमें सी आंसर आ रहा होगा। चलो भाई नेक्स्ट, फटाफट एक दो क्वेश्चन और अपने, ये उसी का पार्ट आ गया यहाँ पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे बोल रहा है एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज द रेडियस आर, थोड़ी देर और 5 मिनट और 5-7 क्वेश्चन और है। Cylindrical tube of the spray pump radius r, one end of which are the n fine holes, each of the radius r. If the speed of the liquid in the tube is v, the speed of the ejection of the liquid through the hole. Okay. वो ये बोल रहा है भाई, यहाँ पे r रेडियस का एक सिलेंडर है जिसके एक एंड पे छोटे छोटे होल्स है, छोटे छोटे होल बने हुए हैं n नंबर्स, ठीक है, जिनकी रेडियस स्मॉल आर है, ध्यान रखना इनकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, ठीक है, और इसमें कैपिटल आर है रेडियस इसमें से, ठीक है, और ट्यूब के अंदर स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज v, इसके अंदर जो फ्लो है वो v है वेलोसिटी, ठीक है। द लिक्विड थ्रू द, अच्छा v इसकी पूछ रहा है, तो इसके बाहर से जो स्पीड निकल रही होगी, जिस स्पीड से बाहर निकल रहा होगा v डैश बोल देते हैं, तो ये v डैश कितना है यही पूछ रहा है आपसे भाई उस होल से। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हो भाई आराम से आप, देखो इसमें से जितना वेलोसिटी जितना भी गया, तो ये एक पॉइंट मान लो, ये दूसरा पॉइंट मान लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, हमेशा a1 v1 का जो मल्टीप्लाई वो कांस्टेंट रहता है, इधर से जितना है उतना ही तो निकलेगा, अब वहां पे छोटे छोटे छेद तो भी क्या होगा, निकलेगा तो उतना ही, ध्यान रखना। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती थी, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, a2 v2, हमें v2 पूछा है, a2 दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है, देखो a1 निकालेंगे कैसे, पाई आर स्क्वायर इंटू v1 है अपना v इक्वल टू ये, अब ये एरिया है ना, एक नहीं है, n एरियाज आ गए, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू v2 आपको पता करना है, तो देखो v2 पता कर लो, यहां से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्वायर v अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, n स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। ये वेलोसिटी किसमें मैच हो रही है आपकी, वी आर स्क्वायर वी आर स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर, ये वाला बी वाला, इसका बी मैच हो रहा है भाई, ठीक है, तो ये बी मैच हो रहा है। तो ऐसे ध्यान रखना, छोटा सा था क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ऐसे दिया था वो, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना अपना। चलो नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन था, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या है, द लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ द कॉन्टेक्ट इज, देखो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसा होता था, याद करो वहां पे, है ना,
कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में 2 आते थे हमारे। तो ये इस तरीके का बनता था जिसमें हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखते थे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा होता था, ग्रेटर देन, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचते थे हम तो ग्रेटर देन ऑफ 90 आता था, ध्यान रखो। और एक ऐसा होता था जिसमें इक्विलिब्रियम रहती थी, डेंसिटी वगैरह सब सेम सेम रहता था। और एक ऐसा आता था हमारा जिसमें लिक्विड चढ़ रहा होता था, उसमें है ना, चिपक रहा होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे टेंजेंट खींचते थे, तो यहाँ पे थीटा लेस देन 90, यहाँ पे ग्रेटर देन 90 और यहाँ पे इक्वल टू 90, है ना। तो ये बोल रहा है चिपक नहीं रहा है वो, है ना। तो ये वाला है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, सिंपल ग्रेटर देन 90। समझ गए, यदि दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तो लेस देन 90, यदि इक्वली है, इक्विलिब्रियम में है तो 90, अदरवाइज ग्रेटर देन ऑफ 90। तो ये एंगल ग्रेटर देन ऑफ 90 आता है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। 3 टाइप के फोर्सेस थे वहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इमर्ज इन द वाटर एंड राइज विद द and water rise in it to height h. The mass of the water in the capillary tube is 5 gram. Then another capillary tube is a 2r radius, मतलब उसका रेडियस बढ़ा दिया है, ठीक है, 2r कर दिया इमर्ज वाटर में। तो मास ऑफ द वाटर विल बी राइज इन द ट्यूब, तो उसमें कितना मास राइज करेगा। अच्छा तो देखो कैपिलरी ट्यूब का जो सिस्टम था ना, हमने इस तरीके से सीखा था भाई, कोई भी ऐसे फ्लूइड है ना, कोई फ्लूइड के अंदर कोई हम ट्यूब लगा देते हैं तो यहाँ पे वाटर चढ़ जाता है कुछ हाइट तक, और वो जो हाइट तक चढ़ता है वो डिपेंड करता है यहाँ पे इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस पे, है ना। जो इस एच का फॉर्मूला आता था ना, उसका फॉर्मूला निकल के आता था हमारा ऐसा कि 2t या एस भी बोल देते हैं, 2t cos थीटा। cos थीटा वही तो था कॉन्टैक्ट फोर्स, इनके बीच में कितना कॉन्टैक्ट, अभी इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट आया था। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है, cos थीटा, और 2 टेंशन है, ये सरफेस टेंशन है, डिवाइड में रो जी आर, आर है आपकी कैपिलरी ट्यूब। तो ये हाइट बताती थी आपका कि कितनी हाइट तक ये वाटर चढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एच आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब पहला रेडियस कितनी थी, पहले आर रेडियस थी और फिर 2r रेडियस होगी, है ना। तो ये बढ़ गई है, ये क्या हुई, बढ़ गई रेडियस। तो इसका मतलब पहले h हाइट थी, तो अब हाइट जो भी रहेगी वो कम होगी, है ना। पूछ रहा किससे रिलेशन है, ये मास से पूछ रहा है भाई, ये कि कितना मास होगा, ठीक है। और तो देखो, और तो सारी चीजें कांस्टेंट ही है ना, डिपेंड कर रहा है टी पे, है ना। तो यहाँ पे हम रेशियो भी ले सकते हैं एक्चुअल में। तो h1/h2 का रेशियो कितना आ जाएगा, r1/r2 का रेशियो। तो r2 कितनी हो गई, 2r हो गई, तो ये कितनी थी, r थी। तो h1/h2 का रेशियो कितना हुआ, h1/h2 का रेशियो, पहले रेडियस r थी तो 2 हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया एक तरह से, है ना। लेकिन ये h1h2 का रेशियो है, हमें पता करना है मास का, है ना। तो मास को कैसे लिखोगे भाई तुम, यहां पे यदि तुम्हें मास की बात होए तो मास के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा ये डेंसिटी से लिखोगे r इंटू मास का, तो वी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, हाइट में। और इसमें हम देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, पार्टिकल के मास का, है ना। तो यहाँ पे मास लिख सकते हो रो इंटू वी, तो रो वी को क्या लिख सकते हो, मास लिख सकते हो, है ना। तो h के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास हमारा, ध्यान रखना। मतलब h1 यहाँ पे है तो ये इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे m1 और ये m2, ये दोनों ध्यान रखना। तो यहाँ पे मास का रिलेशन उल्टा है, यहाँ पे वी से मल्टीप्लाई किया तो रो वी को मास लिख सकते हैं हम, ध्यान रखना। तो h और मास में उल्टा रिलेशन है, तो h1/h2 का रेशियो m2/m1 का रेशियो रहेगा। मतलब h1/h2 का रेशियो हम लिख सकते हैं m2/m1 का रेशियो, ठीक है। तो ये कितना है हमारा, ये है हमारा 2:1, ठीक है। m1 हमें यहाँ पे मास दे रखा था कितना, 2.5 ग्राम था, 5 ग्राम था यहाँ पे m1। तो m2 था या m1 था, h1/h2 का रेशियो 2 है, 2:1 है ना ये h1/h2 का रेशियो। तो m1/m2 का रेशियो, m1/m2 का रेशियो उल्टा रहेगा, m1/m2 का रेशियो उल्टा रहेगा 1/2,
2 रहेगा, ठीक है। तो इसका रेशियो उल्टा रहेगा तो कितना आएगा, m2 कितना आ जाएगा, अरे सही तो था भाई, सही लिखा था हमने। चलो ये था हमारा m1/m2 इक्वल टू 2:1, ये तो यहाँ पे m2 निकालना है हमें, तो m2 इधर गया, 2 नीचे आया, तो m1/2 इक्वल टू m2/1। देखो m2 इधर भेज दिया, 2 नीचे भेज दिया हमने, तो m1 हमें पता है 5 है और ये 2 है, तो m2 कितना आ गया हमारा 2.5 ग्राम रहेगा हमारा, 2.5 ग्राम इसमें डी आंसर रहेगा भाई, ठीक है ना। तो ऐसे रिलेशन ध्यान रखो आप कि कौन सा किस में वेरी कर रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला जरूर आप याद रखना, कैपिलरी ट्यूब के लिए क्वेश्चन आता है तो ये चीज याद रखनी है आपको, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको अब तुम घर से कर लाना, बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें भी मैं देखो तुम्हें बता दूं, शॉप बबल है, शॉप बबल में एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था, एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला होता था हमारा 4T/R, है ना। यदि सॉलिड बूंद होती थी हमारी, ड्रॉप होती थी, तो उसके लिए 2T लेते थे, और शॉप बबल है तो दोनों साइड प्रेशर लगता है, इसलिए 4T/R का फॉर्मूला होता था इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक्सिस प्रेशर मतलब बाहर का और इनसाइड का, है ना। तो P माइनस पी नोट करते थे हम, P मतलब इनसाइड P माइनस पी नोट इक्वल टू 4T/R लेते थे हम, ठीक है। तो P1 हमारा अंदर का, इनसाइड का वो ये आ जाएगा P नोट प्लस 4T/R, ये प्रेशर आ जाएगा इसका आपका शॉप बबल का, है ना। अब ये बोल रहा है कि प्रेशर इनसाइड द बबल इज इक्वल टू द Z0 फ्री सरफेस ऑफ द वाटर इन द कंटेनर। तो ये कहां पूछ रहा है, एक शॉप बबल है, रेडियस ऑफ 1 मीटर और ब्लो द फ्रॉम द डायरेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द टेंशन, ओके। प्रेशर इनसाइड द बबल इज इक्वल टू द एट पॉइंट Z0, ओके, ठीक है। तो कंटेनर ऑफ द वाटर डेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो ये Z0 तक है इसका, ये बोल रहा है, ठीक है। तो प्रेशर इनसाइड में कितनी हाइट पे जाके ये प्रेशर हो रहा होगा, तो वो तो सिंपल फिर इसी से निकाल लेते, किसी हाइट पे निकालना, तो एक्सिस प्रेशर को क्या बोलते हैं, रो जी एच इक्वल टू 4T/R। एच निकालना है आपको, एच को क्या बोल रहा है, ये Z0 बोल रहा है, तो रो जी नीचे 4T/ρg/r, इसमें सरफेस टेंशन दिया है, आर दिया है, डेंसिटी दी है, वाटर की डेंसिटी 10⁻³ दे रखी है। सारी चीजें वैल्यू पुट करके देखना, जेड की वैल्यू आ जाएगी अराउंड लगभग आपका 1 सेंटीमीटर के अराउंड आ रही होगी आपकी, करके देखना, किया हुआ इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर के अराउंड आ रही होगी, तो आपका इजीली निकाल सकते हो। ऐसे शॉप बबल है तो ध्यान रखना, ड्रॉप है तो 2T/R लेना पड़ेगा अपने को, है ना। तो बस फॉर्मूलेज रिवाइज करके जाना, इजीली कर सकते हो, ओके। जब तक टेक केयर, बाय बाय।